Hello everyone, I am your host Ash and welcome back to another video of front end web development. ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन की थी विजुअल स्टूडियो कोड की, और साथ में मैंने आपको कुछ हेडिंग्स के बारे में बताया था और पैराग्राफ के बारे में बताया था, और साथ ही साथ अगर मुझे याद हो तो मैंने आपको डिव्स के बारे में समझाया था कि डिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को नैव बार करवाने लगा था, मगर फिर मैंने कहा नैव बार करने से पहले बेहतर ये होगा कि हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को कवर कर लें कि हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, फिर हम लोग बेसिक चीज़ों को लेते हुए आगे चलेंगे। तो क्योंकि हम लोगों ने अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाजमी है कि हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस कर लें पहले। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर ख़ुसूसन इस्तेमाल होती रहेंगी। हम लोग वेबसाइट के अंदर उसको लगातार इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हेडिंग्स। आपको हेडिंग्स बहुत सारी नज़र आएंगी, अलग-अलग साइज़ की नज़र आएंगी हेडिंग्स। तो गाइस, सबसे पहले एक बात याद कर लेंगे, जो हमारे पास HTML है, HTML हमारे पास एक टैग बेस लैंग्वेज है। टैग बेस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? टैग बेस लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका कोई भी कमांड स्टार्ट और एंड दोनों पे हमें कोई ना कोई टैग इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग सबसे पहले एक बात करें हेडिंग 1, तो मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये H1 का आ गया है स्टार्टिंग टैग, और ठीक उसके बाद हमारे पास एक एंडिंग टैग भी है। अब HTML में जो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग सेम होते हैं। स्टार्टिंग टैग में और एंडिंग टैग में जो मेन डिफरेंस हमारे पास आता है वो आता है फॉरवर्ड स्लैश का। यहाँ पर आप लोगों को गैस नज़र आ रहा होगा कि जो एंडिंग टैग है उसके साथ हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश लगाया है। अब ये बात याद रख लें कि हम लोग HTML के अंदर जितने भी टैग्स लगाएंगे उनमें हर टैग की क्लोजिंग लाजमन होगी, और क्लोजिंग टैग के साथ एक फॉरवर्ड स्लैश लाजमन आएगा। अब गाइस, मैं यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1, ठीक है। नीचे हम लोग एक और हेडिंग देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2, और इसके नीचे एक और हेडिंग में देता हूँ H3। उसके बाद मैं एक और हेडिंग देता हूँ H4। एक और हेडिंग, मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी होंगी, यहाँ कंप्लीट ही कर लेते हैं हम लोग इस सीरीज़ को। ओके, तो यहाँ पे गैस मेरे पास टोटल HTML के अंदर हमारे पास 6 हेडिंग्स होते हैं। 6 हेडिंग्स का मतलब 6 डिफरेंट साइजेस। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि मेरे पास मैंने 6 लिखे हैं। H1 सबसे बड़ा साइज़ में, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, और लगातार साइज़ हमारे पास डिक्रीज़ होता जा रहा है H4, H5 और H6 का। ओके, तो हमारे पास जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स के हमारे पास इस तरीके से टोटल 6 साइजेस होते हैं HTML के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो टैग्स हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके से आते हैं H1, H2, H3 और H6 तक। H1 being the biggest and H6 being the smallest heading that is available। उसके बाद गाइस हमारे पास एक आता है टैग P। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। P का इस्तेमाल या P टैगलाइन का इस्तेमाल हम लोग उस वक्त करते हैं जिस वक्त हम लोग कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐश, नो, हम लोग ऐश नहीं लिखते, जैसे कि ओके, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ओ ये मैंने गलत लिख दिया है, ये हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ रहा है गाइस, ये मेरे पास अब एक पैराग्राफ है। अब P जो टैगलाइन है, P टैगलाइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, पैराग्राफ के लिए, और A इस्तेमाल करते हैं हेडिंग्स के लिए। अब अगर हम लोग इसके आगे देखें तो आगे हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स जो से हैं इसको हम लोग कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बटन्स के लिए, ठीक है। अब बटन के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर देखें तो मैं A लिखता हूँ, ठीक है। ये देखें, तो ये हमारे पास आ गया इसका ओपनिंग टैग, और ये हमारे पास आ गया इसका क्लोजिंग टैग। अब आपको ओपनिंग टैग में एक वर्ड नज़र आ रहा होगा HREF। ये HREF क्या है गाइस? ये HREF का वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं
for hyperlink reference, which means it contains URL. मैं एक बटन बनाता हूँ जैसे कि अबाउट अस। जब आप लोग अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके होम पेज से पिक कर कर आपको एक नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, और वो नेक्स्ट पेज हमारे पास होगा अबाउट अस का। तो उस अबाउट अस का पेज का एक लिंक होगा, एक ख़ास एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस हम लोग यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग डमी साइट बना रहे हैं तो डमी साइट बनाते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी जगह हैशटैग लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये कोई भी काम परफॉर्म नहीं करेगा, ये जहाँ पर है इसको वहीं पर रहने देगा। लेकिन अब जैसे कि मैं कहता हूँ आप लोग एक डमी वेबसाइट बना रहे हैं अपने पास, आपके फोल्डर्स के अंदर आपके पास आपने एक बनाया होम का पेज, जिस तरीके से मैं भी बना रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक और आप पेज बनाते हैं अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, तो फिर आप अपने फोल्डर का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ताकि वो आपके फोल्डर से की अबाउट अस की फाइल है उसको पिक करे और आपको शो करवाए। तो जब हम लोग वेबसाइट एक मुकम्मल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिंक लिखते हैं और हम लोग उसको आगे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, इसके आगे अगर हम लोग चलें तो आगे हमारे पास आता है एक और इमेज। जब आप लोग वेबसाइट्स बना रहे हो तो इमेजेस आप लोग कह लें कि आपके वेबसाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेरा नहीं ख्याल आज के ज़माने में कोई ऐसी वेबसाइट होगी जो कि विदाउट इमेज चल रही हो। तो इमेज को हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक कोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं इमेज। ओके गाइस, एक बात याद रख लें कि जो हमारे पास इमेज है, इमेज की हमारे पास एंडिंग टैग नहीं है, ये सिर्फ ओपन होता है, इसका एंड कोई नहीं है। इमेज के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है SRC और एक आता है ALT। SRC का क्या मतलब है? SRC का मतलब है सोर्स। ओके, हमारे पास जो इमेज पड़ी हुई है, इमेज का जो सोर्स है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और इसके आगे है ALT। ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है गाइस? कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग कोई वेबसाइट को लोड करते हैं या आप लोग रिफ्रेश करते हैं तो उसके अंदर आपके पास कई दफ़ा इमेज मुकम्मल तौर पे लोड नहीं हो पाता। तो जब इमेज लोड नहीं होता तो आपको इमेज की जगह एक टेक्स्ट नज़र आता है। वो जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। हम लोग एक पिक अपलोड करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके कि इसमें क्या है। मेरे पास एक पिक पड़ी हुई है पिक के नाम से, ठीक है, .png। ओके गाइस, जो PNG मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपके पास आपकी पिक्चर का फॉर्मेट है कि वो आपके पास किस फॉर्मेट के अंदर पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ लोगो ऑफ ब्लैक क्लोवर, ठीक हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये देखें गाइस, यहाँ पर मेरे पास ये एक इमेज अपलोड हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक भी वर्ड यहाँ से मिस कर जाता हूँ तो ये पिक्चर यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। तो गाइस ये देखिए, अब ये पिक्चर अपलोड नहीं हुई। अब इस पिक्चर के अपलोड ना होने के बाद जो हमें टेक्स्ट नज़र आ रही है, क्या आपको नज़र आ रहा है? लोगो ऑफ ब्लैक क्लोवर, द थिंग जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, लोगो ऑफ ब्लैक क्लोवर। तो आप लोग जो चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, जिस वक्त आपकी इमेज लोड नहीं हुई होगी उस सूरत में हमारे पास ये आपके पास टेक्स्ट वहाँ पर आपको नज़र आएगा। ओके गाइस, तो ये तो हो गया हमारे पास। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ चीज़ों की बात कर लें तो हमारे पास आती हैं स्टाइलिंग। हमारे पास स्टाइलिंग भी बहुत अहमियत की हामिल है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास HTML एक स्केलेटन क्रिएट करता है तो CSS उसके ऊपर उसके स्किन का काम करती है। तो अब वक्त आ गया कि हम लोग ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें कि स्टाइलिंग होती क्या है। ओके गाइस, तो स्टाइलिंग के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। हम लोग इन तीनों तरीक़ों को अपना सकते हैं। आपको जो ज़्यादा बेहतर तरीका लगे आप लोग वो अपनाएं, लेकिन जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो हमारे पास होगी एक्सटर्नल CSS। तो हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं CSS अप्लाई करवाने के। द फर्स्ट वन इज़ इनलाइन, ओके, द सेकेंड वन इज़ इंटरनल एंड द थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल, ठीक है। हम लोग इन 3 तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस वक्त हम लोगों ने CSS करनी हो। अब इन 3 तरीक़ों का मतलब क्या? सबसे पहले हम लोग आते हैं, ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है गाइस? इधर देखें, मैं H1 को स्टाइल करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो H1 है, जो हमारे पास अगर हम लोग पीछे जाएँ, आपको यहाँ पे जो H1 नज़र आ रहा है, ये H1 आपको ब्लैक कलर में नज़र ना आए। मैं चाहता हूँ इसका जो फ़ॉन्ट कलर है, मैं इस फ़ॉन्ट कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर हमारे पास स्टाइल का वर्ड आएगा, उसके बाद इक्वल और फिर डबल कोटेशन, ठीक है। डबल कोटेशन को गाइस याद रखिएगा। डबल कोटेशन के अंदर हम लोग अपनी तमाम स्टाइलिंग करेंगे। मैं कहता हूँ कलर, और मैं कहता हूँ इसका कलर आप लोगों को नज़र आए रेड। ओके, डन हो गया।
ओके गाइस, जब हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास एक ही लाइन के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं जो कि हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करवा रहे होते हैं। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को किस तरीके से सेपरेट करते हैं, हम लोग इसको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोटेशन। ठीक है, हम लोग कोटेशन मार्क की मदद से इन स्टाइल्स को डिफरेंट करते हैं। इधर देखें, यहाँ पे आपको ये एक कोटेशन नज़र आ रही है। अब इसके कोटेशन के बाद जो मैं नेक्स्ट चीज़ लिखूँगा वो हमारे पास नेक्स्ट स्टाइलिंग होगी। मैं कहता हूँ आप इसका बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक। ठीक है, अब इधर देखें, मैंने दो स्टाइलिंग अप्लाई करवाई है, मैंने इस पर दो स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करवाई हैं। एक मैंने दिया है कलर को, जिसका मतलब है फॉन्ट कलर, और एक मैंने इसको दिया है बैकग्राउंड कलर। तो इन दोनों को सेपरेट करने में हमारे पास जो चीज़ हमारी हेल्प कर रही है वो है ये कोटेशन। और अब हम लोग ज़रा वेबसाइट पे जाकर देखते हैं क्या ये अप्लाई हुई भी है कि नहीं। ये देखें गाइस, ऐश वन हमारे पास रेड में लिखा हुआ है और उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, ब्लैक। ओके, इसके आगे गाइस अगर मैं अब इस बैग को यहाँ से ख़त्म, बल्कि इधर देखें। ओके गाइस, एक और बात याद रखिएगा, जब हम लोग CSS प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग प्रॉपर्टीज़ को एक्यूरेट लिखें, सही लिखें। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये डैश को ख़त्म कर देता हूँ या समझ लें मिस टाइप हो गया मुझसे, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो बैकग्राउंड कलर है इसके ऊपर वो इसका अप्लाई नहीं हुआ। वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, लेकिन मज़ेदार चीज़ होने के साथ साथ ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। बहुत ख़तरनाक चीज़ कैसी है कि अगर आप लोग एक छोटा सा डॉट, एक छोटा सा पॉइंट लगाना भूल गए तो वो चीज़ आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग। अब मैं इसी इनलाइन स्टाइलिंग को इंटरनल क्या होती है, इंटरनल जिस तरीके से हमें नाम से पता चल रहा है कि इंटरनल का मतलब है अंदर ही, तो इसके अंदर हम लोग CSS अप्लाई करवाते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर ही, मगर हेड टैग्स के अंदर। ठीक है, इधर देखिए, मैं यहाँ पर एक देता हूँ स्टाइल, और हमारे पास से देखें स्टाइल का ओपनिंग टैग और स्टाइल का क्लोजिंग टैग, इसके दरमियान में हमारी तमाम स्टाइलिंग होगी। मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास H1 है, H1 के अंदर आप इसको कलर प्रोवाइड कर दें रेड, और बल्कि रेड नहीं, इस दफ़ा हम लोग कहते हैं इसको ग्रीन, एक ग्रीन येलो, और हमें बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दे अगेन ब्लैक। गाइस, आई लव ब्लैक, सो लेट्स स्टे विद ब्लैक। ओके, तो ये देखें गाइस, H1 ग्रीन में और उसके पीछे ब्लैक कलर हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर। चलिए हम लोग एक दफ़ा इसको चेंज करके देख लेते हैं, ब्लैक को भी मैं कह देता हूँ ये हमारे पास कर दें आप ब्राउन में कर दें। ब्राउन इज़ नॉट माई फेवरेट कलर बाय द वे। ओके, ये देखें, ये हमारे पास आ गया ब्राउन के अंदर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब हमारे पास जो ऐश लिखा हुआ है वो हमारे पास है लाइट येलोइश ग्रीन में और बैकग्राउंड है ब्राउन के अंदर। ये हमारे पास है इंटरनल स्टाइलिंग। अब एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होती है? एक्सटर्नल स्टाइलिंग को मैं भी प्रेफर करता हूँ, और ज़्यादातर लोग एक्सटर्नल स्टाइलिंग जो जब हम लोग प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हैं तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग को। एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होती है? एक्सटर्नल स्टाइलिंग के अंदर हम लोग एक सेपरेट फ़ाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल के अंदर हम लोग तमाम के तमाम अपनी स्टाइलिंग करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 और मैं कहता हूँ इसका हमें कलर आप दे दें एक्वा, और बैकग्राउंड कलर मेरे ख्याल से दोबारा हम लोग ब्लैक ही ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैक। और ये देखें गाइस, H1 विद एक्वा एंड बैकग्राउंड कलर इन ब्लैक। तो ये हमारे पास तीन तरह की स्टाइलिंग होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन स्टाइलिंग। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा कि कई दफ़ा हमारे पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि मैं बोल्ड के अंदर लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो इटैलिक के अंदर होते हैं। तो हम लोग बोल्ड, इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, इन तमाम को किस तरीके से डिफरेंट करते हैं? अब इधर ध्यान दें, जब हम लोगों ने बोल्ड करना हो किसी भी लेटर को तो उसके लिए हमारे पास जो इस्तेमाल होता है टैग वो होता है बी का। ठीक है, बी की ये देखें, बी हमारे पास टैग इस्तेमाल हुआ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। मैं क्लोजिंग टैग को यहाँ से ख़त्म कर कर कोर्स के साथ जोड़ देता हूँ और कोर्स को हम लोग ले आते हैं अपने बोल्ड टैग के अंदर। अब इधर देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर गया हूँ पैराग्राफ के अंदर जो कोर्स हमारे पास लिखा हुआ है, ये कोर्स हमारे पास किसके अंदर आ रहा है? बोल्ड लेटर्स के अंदर। अब मैं कहता हूँ जो हमारे पास लर्न है, इस लर्न को हम लोग इटैलिक के अंदर करना चाहते हैं, तो इटैलिक के अंदर हम लोग इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? सिंपल स्टेप विद द हेल्प ऑफ आई। ओके, मैं यहाँ पर
एक आई का टैग डालता हूँ और इसको एक्स करके मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर। और ये देखें गाइस, जो हमारे पास लर्न लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर एक हल्का सा बेंड आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेंड हमारे पास आया है बिकॉज ऑफ इटैलिक, ठीक है। अच्छा, इटैलिक के साथ साथ हम लोग इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग HTML के अंदर कहते हैं एम्फासाइज करना किसी चीज़ को। अब एम्फासाइज क्या होता है? सेम काम जो इटैलिक काम परफॉर्म करता है वही काम एम्फासाइज भी परफॉर्म करता है, लेकिन एम्फासाइज के लिए जो टैगलाइन है वो हमारे पास डिफरेंट है। एम्फासाइज के लिए हम लोग टैगलाइन इस्तेमाल करते हैं EM, ठीक हो गया। ये देखें गाइस, EM अगेन फ़र्क कुछ नहीं है, बल्कि काम करते हैं हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए ख़त्म करते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें, आपको ये लर्न बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसके अंदर हल्का सा चेंज करता हूँ, मैं टैग कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ और ये देखें दोबारा से हमारे पास जो वर्ड लर्न है ये हमारे पास इटैलिक फॉर्म में या एम्फसाइज हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मार्क। मार्क का मतलब क्या होता है? आप लोगों के पास कैसे जब बहुत बड़ा पैराग्राफ चल रहा होता है तो आप लोग उसके अंदर किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हाईलाइटिंग के लिए हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो टैगलाइन इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मार्क। तो मैं यहाँ पर इसको मार्क करता हूँ HTML को, ओके। ये हमारे पास आ गया मार्क की ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट या क्लोजिंग टैग। मैं इसको HTML के गिर्द कर देता हूँ और ये देखें गाइस, वो जो पहले येलो कलर कंप्लीट हुआ था मेरे ख्याल से उसने क्लोजिंग टैग को सही तरीके से पिक नहीं किया था, लेकिन जैसे उसने क्लोजिंग टैग को पिक किया और दोबारा से रिफ्रेश किया तो आपको HTML एक येलो कलर के अंदर नज़र आ रहा है। अब ये आपके पास हाईलाइटेड पार्ट है आपके टेक्स्ट का। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ओके। सारे टैग्स मैंने इरेज कर दिए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपके वर्ड को आपकी नॉर्मल लाइन के थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे कर देता है। जो सबस्क्रिप्ट है ये जो सा लेटर है या ये जो कमांड है ये आपके लेटर को या वर्ड को लाइन से नीचे कर देती है, और जो सुपरस्क्रिप्ट कमांड है वो लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देती है। ये देखिए, मैं कोर्स को जो सा यहाँ पर सबस्क्रिप्ट करने जा रहा हूँ, और इसके लिए जो टैगलाइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाइस ये है सब की, ठीक है। सबस्क्रिप्ट के लिए सब और सुपरस्क्रिप्ट के लिए सप, SUP, ओके। ये देखें गाइस, हमारे पास जो कोर्स है वो आपकी नॉर्मल लाइन से नीचे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर विल को सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ या SUP, तो हमारे पास जो सुपरस्क्रिप्ट है ये देखें विल जो सा है हमारी नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ऊपर की जानिब चला गया। तो सबस्क्रिप्ट नीचे की जानिब, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की जानिब। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, सब मीन सबवे और सुपर मीन सुपर पावर्स, ठीक है। सुपर पावर हमेशा आपको ऊपर की जानिब लेकर जाती है और सबवे हमेशा ज़्यादातर नीचे की तरफ या ज़मीन के नीचे चलती हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सके उतना बेहतर। ओके गाइस, नेक्स्ट कमांड हमारी है कोट। आप लोग अगर कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग ब्लॉग्स लिखने लगे हैं अपने, या किसी हम लोग कहते हैं कुकिंग ब्लॉगिंग आप कर रहे हैं या गेम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आजकल वैसे भी गेम ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा चलने लगी हुई है। तो गेम ब्लॉगिंग के अंदर आप लोग कई दफ़ा या कोई भी ब्लॉग कर लिखते हुए आपको कई दफ़ा किसी का कोई कोट लिखना पड़ता है। तो क्योंकि नॉर्मली हमारे लोग यहाँ पे डबल कोटेशन लोग वैसे ही इस्तेमाल करते हैं अपनी कमांड्स को लिखने के लिए, तो किस तरीके से हम लोग कोटेशन मार्क करेंगे? मैं कहता हूँ हम लोग यहाँ पर एक कोटेशन लिखते हैं इसी पैराग्राफ के अंदर के वर्क हार्ड until you achieve what you want, ओके ओके। तो अभी मेरे पास एक कोटेशन आ गई है, लेकिन अगर हम लोग पैराग्राफ के अंदर देखें तो ये तो पैराग्राफ के साथ ही चलने लगी हुई है। तो हम लोग कोट को और पैराग्राफ को सेपरेट किस तरीके से करेंगे? तो हम लोग कोट और पैराग्राफ को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर W को जरा कैपिटल कर दें, ओके। तो हम लोग यहाँ पे जो टैगलाइन इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास है क्यू।
अब जो क्यू टैगलाइन है, क्यू हमारे पास इस्तेमाल होता है फॉर कोटेशंस। ओके, यहाँ मैं इसको खत्म कर देता हूँ, कोटेशन मेरी कंप्लीट होगी। ये देखें गाइस, अब यहाँ पर आपके जो आ रहा है वर्क हार्ड अंटिल यू अचीव व्हाट यू वांट, हमारे पास यहाँ पे डबल कोटेशंस के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने कोई कोट मार्क करना है या कोई कोट लिखना चाहते हैं तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं। कई दफा हमारे पास कुछ कोट्स ऐसे भी होते हैं जो कि वेबसाइट्स के ऊपर लिखे हुए होते हैं, तो हम लोग कॉपीराइट नहीं कर सकते उन चीज़ों को, क्योंकि वो किसी का कोड है, हमें उसको उसका प्रॉपरली शेयर देना चाहिए कि जिसका भी कोड है। तो उसके लिए हम लोग एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक कोड। ठीक है, ब्लॉक कोड क्या होता है? ब्लॉक कोड अगर हम लोग आपको पूरी यहाँ पे टैगलाइन लिख के दिखाता हूँ, ये देखिए ब्लॉक कोड आ गया मेरे पास। अब ब्लॉक कोड हमारे पास ये प्रॉपर आ गया। ठीक है, ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग भी। अब मैं ब्लॉक कोड एंडिंग टैग को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। अब ब्लॉक कोड भी कोई ज्यादा काम नहीं करेगा, ब्लॉक कोड उसको सेपरेटली एक नया पैराग्राफ के अंदर लिख देगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, और वो है हमारे पास साइट। साइट का क्या मतलब है? साइट का मतलब है कि आपने जिस वेबसाइट से इस कोटेशन को उठाया है, हम लोग यहाँ पर वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ www.google.com। ठीक है, तो ये हमारे पास जो, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे या आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये कोटेशन हमने पिक की हुई है, ये कोटेशन हम लोगों ने कहाँ से पिक की हुई है? गूगल से। ठीक है, तो हमारे पास कॉपीराइट के जो इशू आते हैं हम लोग उससे, इस चीज से बच जाते हैं। अच्छा गाइस, आप लोगों ने शायद एक चीज और नोटिस की हो कि नहीं की, जिस वक्त मैंने आपको ये चीजें पढ़ा रहा था, सीएसएस के बारे में बता रहा था, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो मैंने ये चीज ये अप्लाई करवाया था इसमें कि मैंने इसके अंदर लेस देन का साइन डाल के एक्सक्लेमेशन साइन और आगे 2 माइनस के साइन डाल दिए। तो ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? जिस वक्त आप लोग अपने HTML के ऊपर कोड्स लिख रहे हैं या दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर कोड लिख रहे होते हैं, तो आपका कोड बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। जब आप लोग बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो आप लोग कई दफ़ा अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं कि अगर मैं जब दोबारा अपने कोड को पढूं या मैं उसको दोबारा से कुछ करना चाहूँ, चेंज करना चाहूँ, तो मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर हम लोग इसको सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इधर देखें गाइस, मैं बल्कि पैराग्राफ के नीचे लिख देता हूँ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब मैं अगर इसको यहाँ पर जाता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर हाइड करने के लिए इस तरीके से कि ये यूज़र को या वेबसाइट का हिस्सा ना बने मगर सिर्फ और सिर्फ आपको नज़र आता रहे, तो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास कमेंट में आता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ PARAGRAPH पैराग्राफ। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको आपके कोड में तो ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास हमारे कमेंट्स होते हैं। ये हमारी अपनी आसानी के लिए होता है, ताकि जिस वक्त हम लोग बड़े बड़े कोड्स लिखें तो अपनी याद दहानी के लिए, या फिर हम लोग जैसे बुक मार्क्स कहते हैं कि हम लोग बुक मार्क्स बना सके अपने लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हम लोगों ने कहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमने कौन सा कोड इस्तेमाल किया था, कौन सा सिंटेक्स लगाया था और इसकी जगह हमने दूसरा सिंटेक्स लगा सकते थे तो वो क्यों नहीं लगाया। यानी आप लोग अपनी मार्किंग के लिए इसके अंदर जो भी लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं, ये यूज़र को नज़र नहीं आएगा। अच्छा गाइस, ये तमाम चीज़ें तो हो गई। अब मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि इमेजेस आजकल की वेबसाइट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। तो इमेज के अंदर हमारे पास कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास वो CSS की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जो कि हम लोग इमेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमेज के अंदर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग इमेज का सिर्फ सिंटेक्स लिखें तो इमेज के सिंटेक्स के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है सोर्स और दूसरी अल्टरनेटिव टेक्स्ट। सोर्स क्या होता है कि जहाँ से आपने अपनी पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो ये मेरी तस्वीर पड़ी हुई ठीक उसी फोल्डर के अंदर है जिस फोल्डर के अंदर मेरी HTML फाइल है। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा इसको एड्रेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूँगा PIC.PNG। ठीक है, उसका नाम कंप्लीट, और अल्टरनेट में जो भी लिखना चाहता हूँ कि ये मेरे पास है लोगो पिक, और जैसे ही मैं इंटरनेट के ऊपर जाता हूँ तो आपको ये आपका लोगो नज़र आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से N गायब कर देता हूँ तो मेरी पिक्चर अपलोड
नहीं होगी क्योंकि मैंने उसको सही एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया, सही नाम नहीं लिखा, तो उसकी जगह आपके पास आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। अब गाइस कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग अपनी कुछ चीज़ों के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं कि आपके पास जो चीज़ है वो आपको नज़र आए, लेकिन आप लोग उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर गाइस आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि H1, ठीक है, H1 हम लोग लिखते हैं हेडिंग, ठीक है, H1 मैंने हेडिंग दे दी। अब ओके गाइस मैं इसको एक डिव के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो डिव के अंदर आ जाएं। मैं इसको डिव के अंदर कर दिया है। ओके गाइस, तो मैंने डिव क्रिएट कर लिया, ठीक है। इस डिव को मैं एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ कि आईडी मेरे पास, आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। आईडी मैं कहता हूँ मेरे पास आ जाए ये H1 के नाम से, ठीक है। मैं CSS के अंदर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ #H1 और मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करो आप ब्लैक। ओके, इट इज़ वर्किंग। अब हम लोग इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं बैकग्राउंड कलर को। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिव बन चुका है विद एन आईडी ऑफ H1। तो लास्ट वीडियो में अगर मैं आपको लास्ट वीडियो में मैं आपको डिव के बारे में बता चुका हूँ और साथ में आईडी और क्लास के बारे में बता चुका हूँ। अच्छा, हम लोग CSS के अंदर आते हैं, तो CSS करते हुए हम लोग आईडी को रिप्रेजेंट करवाते हैं विद अ हैशटैग। ओके, जिस तरीके से मैंने H1 के पीछे हैशटैग डाला है, अगर ये क्लास होती तो मैं इसमें हैशटैग ना डालता बल्कि एक छोटा सा डॉट डालता। CSS के अंदर डॉट रिप्रेजेंट करवाता है क्लास को और हैशटैग रिप्रेजेंट करवाती है आईडी को। ओके, तो मैं यहाँ पर एक पिक डालने जा रहा हूँ। बैकग्राउंड इमेज की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज डालता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज मेरे पास है विद द URL ऑफ 09011, मेरे ख्याल से यही नाम था उसका, .jpeg। ओके, ये मैंने एक डाल दिया है और साथ ही साथ मैं कह देता हूँ कि मुझे इस डिव की हाइट चाहिए 1000 पिक्सल्स। ओके गाइस, तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। आई थिंक मैंने नाम सही नहीं लिखा, 00900। ओके गाइस, तो हम लोगों ने नाम सही कर लिए, तो देखते हैं जाके। और ये देखें गाइस, हमारे पास बैकग्राउंड इमेज लग गया और जो हमारी हेडिंग है वो बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आने लगी हुई। ओके गाइस, तो बैकग्राउंड इमेज के ऊपर हम लोग कई, आप कह लें कि प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है वो कम्प्लीटली मेरी स्क्रीन के ऊपर नहीं आने लगी बल्कि एक्सपेंड कर रही है। या फिर मैं अगर आपको कुछ इस तरीके से कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बैकग्राउंड इमेज जो सी वो स्क्रीन पे नज़र तो आए, लेकिन जब मैं स्क्रॉल करूँ तो मेरी बैकग्राउंड इमेज भी स्क्रॉल ना हो बल्कि वो फिक्स रहे और सिर्फ जो मेरा इसके ऊपर डाटा है या जो चीज़ें मौजूद है मेरी, सिर्फ वो स्क्रॉल डाउन करें। तो हम लोग इसके लिए कई प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब आप लोग इधर देखिएगा, मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जैसे कि बैकग्राउंड, हम लोग इसको रिपीट पे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट। ये देखें रिपीट आ गया हमारे पास। मैं कहता हूँ इसको रिपीट, ठीक है। तो अच्छा, अभी तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमारी ये देखें अब आप, अगर मैं अब इसको नीचे लेकर जाऊँ तो मेरी इमेज जो सी है वो लगातार बार बार रिपीट होने लगी हुई है। और अगर हम लोग चाहते हैं, या कई दफ़ा आपके साथ ऐसा होगा कि आप लोग कोई इमेज लगाएंगे और वो रिपीट के अंदर चली जाएगी, कि अगर मैं कोई छोटी इमेज लगाता हूँ तो वो इधर ही आपको बार बार रिपीट में नज़र आने लगी होगी। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि वो रिपीट में नज़र ना आए तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर बैकग्राउंड रिपीट में जाकर इसको यहाँ पर कह सकते हैं नो रिपीट, ठीक है, नो रिपीट। और जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो बार बार रिपीट नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट है वो फिक्स हो जाए, जैसे कि वो आप कह लें, हम लोग एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। अब इधर देखें, बैकग्राउंड अटैचमेंट का फिक्स का मतलब है कि जब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हैं मेरा स्क्रॉल तो नीचे जा रहा है, हेडिंग भी ऊपर से गायब हो गई है, लेकिन इमेज गायब नहीं हो रही। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा डाटा मौजूद होता है, जैसे कि मैं HTML के अंदर जाके थोड़ा सा क्रिएट करता हूँ, मैं लिखता हूँ H1 हेडिंग, ठीक है, और हम लोग इसको जाकर होम पे कॉपी करते हैं और मैं इस पर ओके।
ओके, तो मेरे ख्याल से इतने काफ़ी होंगे। ठीक हो गया। अगर आप लोग, मेरे ख्याल से इतने काफ़ी होंगे। अब अगर हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें गाइस, मेरे पास हेडिंग्स की यहाँ पर एक आ रहा है। आप लोगों ने सबसे ऊपर वाली हेडिंग पे ध्यान देना है, इट इज़ स्टार्टिंग विद अ कैपिटल एच। ठीक है। अब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा, मेरी ये देखें, ये हेडिंग्स मूव कर रही हैं लेकिन इमेज मूव नहीं कर रहा। ठीक है। ये हमारे पास आती है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। इसके साथ हम लोग एक और इसके साथ अटैचमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम लोग कह देते हैं स्क्रॉल। ठीक है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर वाज़ेह हो रहा है, स्क्रॉल क्या होता है। स्क्रॉल का मतलब है कि आप लोग जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपकी इमेज भी वैसे वैसे मूव करती जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम उसको वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आगे काम करेंगे हम लोग देखते रहेंगे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग गाइस अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है। कम्प्लीटली प्रैक्टिस करिए, साथ साथ प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कल हम लोग इंशाल्लाह ताला नैव बार स्टार्ट करेंगे। कल मैं आपको नैव बार बनाना सिखाऊंगा कि हमारे पास जो इमेज किसी भी वेबसाइट के टॉप पे आपको एक मिलता है नैव बार। जैसे कि अगर हम लोग यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो हमें यूट्यूब के ऊपर ही सबसे टॉप पे की नैव बार नज़र आ रहा है। ठीक है। जिसके ऊपर उसकी तमाम ऑप्शंस होती हैं मौजूद। हम लोग इस नैव बार को बनाना सीखेंगे कल, किस तरीके से हम लोग नैव बार बना सकते हैं। और याद रखिएगा गाइस कि जब हम लोग नैव बार बनाते हैं तो लाजमी नहीं, जैसे कि अगर आप लोग यूट्यूब का देखें तो ये 1 लाइन नैव बार नहीं बल्कि 2 लाइन नैव बार है। ठीक है। फर्स्ट लाइन के अंदर इसमें सर्च यूट्यूब का दिया हुआ, नीचे उसने कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस प्रोवाइड की गई हैं। हम लोग इस तरह के नैव बार भी क्रिएट करेंगे। ठीक है। लेकिन हम लोग स्टार्ट में इसको जितना आसान हो सके उतना आसान रखेंगे। ठीक है। ओके गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को लगता है कि जो मैंने भी लेक्चर प्रोवाइड आप लोगों को किया है ये अच्छा है और आपको समझ में आ रहा है, और तो इसको शेयर करिए ताकि जो लोग या जिन लोगों को अभी तक नहीं पता उनको भी पता चल सके और वो भी इस इल्म को हासिल कर सकें और वो भी आप लोगों की तरह या बाकियों की तरह एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसको शेयर करिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न फॉर फ्री देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अदरवाइज you can spend your money wherever you want. Have a nice day.